भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे और उनकी स्थिति अचानक बिगड़ने के कारण उन्होंने कल रात इस दुनिया को अलविदा कहा। रतन टाटा केवल एक सफल व्यवसायी नहीं थे, बल्कि एक दयालु इंसान और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले व्यक्ति भी थे। उनके निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है और इस समय उनकी उपलब्धियों और योगदानों को याद किया जा रहा है। रतन टाटा का जीवन और करियर एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने समूह को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनाया। उनकी दृष्टि, नेतृत्व कौशल और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने टाटा ग्रुप को न केवल एक व्यावसायिक संस्थान बल्कि एक सामाजिक बदलाव के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उनकी विचारधारा में हमेशा मानवता और नैतिकता का ध्यान रखा गया। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि उनकी विशाल संपत्ति का क्या होगा, टाटा ग्रुप का अगला प्रमुख कौन होगा और आने वाले समय में कंपनी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। रतन टाटा की कोई संतान नहीं थी, जिससे उनके उत्तराधिकारी का चुनाव एक चुनौती बन गया है। यदि रतन टाटा ने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त किया होता तो शायद ये सवाल सामने नहीं आते। अब टाटा ग्रुप के 2 प्रमुख ट्रस्टों के अंतर्गत एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ये ट्रस्ट हैं सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों के पास टाटा सन्स में लगभग 52% की हिस्सेदारी है, जो टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का प्रबंधन करती है। इन ट्रस्टों का उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देना है। इन ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं, जिनमें पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, रतन टाटा के सौतेले भाई और ट्रेंट के चेयरमैन नोएल टाटा, व्यवसायी महली मिस्त्री और वकील रियंस खंबाटा शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष का चुनाव ट्रस्ट के सदस्यों की बहुमत के आधार पर किया जाएगा। विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन दोनों उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के अध्यक्ष बनने की संभावना कम है। वर्तमान में नोएल टाटा, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और ट्रेंट के चेयरमैन भी हैं, को टाटा ट्रस्ट का प्रमुख बनने की सबसे अधिक संभावना है। अगर नोएल टाटा को इस पद के लिए चुना जाता है तो वे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष बनेंगे। रतन टाटा की विरासत केवल उनके व्यापारिक सफलताओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी कंपनी को सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और टाटा ग्रुप को कई क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण के लिए पहचाना गया। उनका मानना था कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी योगदान देना है। टाटा ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं हासिल की हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकम्युनिकेशंस और उपभोक्ता वस्त्र। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक बाजारों में प्रवेश किया और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने विश्व प्रसिद्ध कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की नींव रखी। रतन टाटा का योगदान न केवल टाटा ग्रुप तक सीमित है, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला है। उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता ने न केवल उनके व्यवसाय को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि उद्योग और समाज का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रतन टाटा के निधन से अब यह सवाल भी उठता है कि टाटा ग्रुप किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या नई नेतृत्व संरचना टाटा ग्रुप को पहले की तरह स्थिरता और विकास की ओर ले जा सकेगी? उनके उत्तराधिकारी के चुनाव में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें रतन टाटा की विचारधारा और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना होगा। अंततः रतन टाटा की विरासत उनकी उपलब्धियों, दृष्टिकोण और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के माध्यम से जीवित रहेगी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। रतन टाटा का नाम हमेशा भारतीय उद्योग और समाज में एक महानायक के रूप में याद किया जाएगा।
और उनकी यादें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।